आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार बीएड सिलेबस फर्स्ट ईयर 2023 से 25 सेशन के बच्चों के लिए फाउंडेशन आपका जो कोर्स फर्स्ट है, जिसमें आप सभी लोगों को चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में जानना है। तो इस पेपर के जो है हम बात करने वाले हैं आपके पॉइंट 3 के। इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी आपके पॉइंट 2 तक जो है डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने आपको जो है बाल विकास, बचपन और बचपन की अवस्थाएं और बाल्य अवस्था की अवस्थाएं के बारे में जाना है। साथ ही साथ बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी जो है बच्चों के बाल्य अवस्था के विकास के बारे में हमने समझा है और जाना है। आज हम लोग जो है अपने पॉइंट 3 में जानेंगे कि पूर्व बाल्य अवस्था शिक्षा के सामान्य उद्देश्य तथा आनंदयी अवस्था के रूप में जानेंगे। यानी कि जो ये आपका बाल्य अवस्था होता है, बेहतर तरीके से समझिएगा, जो ये आपका बाल्य अवस्था है, आप सभी लोग जानते हैं कि बाल्य अवस्था जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका जो होता है पूर्व बाल्य अवस्था होता है और एक आपका जो है उत्तर बाल्य अवस्था होता है। एक का समय आपका 2 से लेकर 6 वर्ष होता है और दूसरा का समय होता है 6 से लेकर आपका 11 वर्ष। तो ये 2 वर्ष जो आपका जो ये 2 अवस्था है, ये अवस्था जो होता है ये क्या होता है? यह जो होता है आनंददायी अवस्था होता है। यह कैसे होता है? हम बच्चों के जो है आनंददायी रूप से जो है इसमें क्या क्या विकास कर सकते हैं, क्या इसका उद्देश्य है, सभी टर्म और पहलू को समझेंगे इस वीडियो में। तो आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई वर्षों से, यानी कि 2 से 3 वर्षों से लगातार जो है बीएड, सीटेट और डीएलएड के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके जो है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस फ्री एजुकेशन देने का काम कर रहा है, जो कि बिहार के लाखों बच्चे अभी जो है पढ़ रहे हैं। तो आपसे भी निवेदन है आप लोग भी ज्वाइन कीजिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। चलिए हम जो है सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। जो हमारा सबसे पहला यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर है कि राष्ट्रीय लक्ष्य के संबंध में पूर्व बाल्य अवस्था शिक्षा की सामान्य उद्देश्य। जैसे जानते हैं कि बाल्य अवस्था क्या होता है, इसका काल जो होता है आपका 6 से लेकर 11 वर्ष के अंतर्गत आता है और इस काल में बच्चे में जो है काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। उनके भाषा शैली में परिवर्तन होता है, भाषा क्षमता में सुधार होता है, गैंग एज हो जाते हैं, समूहों में खेलने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति भावना विकसित करने लगते हैं, साथ ही साथ स्कूल जाने लगते हैं, तार्किक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे इसमें जो है बच्चों का विकास होता है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी जो है बहुत अच्छा होता है इसमें। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि जो राष्ट्रीय लक्ष्य के संबंध में पूर्व बाल्य अवस्था की यहाँ पर बात कर रहा है, यानी कि इसका समय जो होता है आपका 2 से लेकर 6 वर्ष होता है और आपका उत्तर बाल्य अवस्था की बात करेगा तो क्या बोलिएगा, 6 से लेकर आप लोग 11 वर्ष बोलिएगा। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या बिंदु लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बिंदु देखिएगा, पूर्व बाल्य अवस्था के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित है। यानी कि जो आपका पूर्व बाल्य अवस्था है इसका सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित है, क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है भाषा सीखने लगता है और जो होता है सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, खुद का काम खुद करने लगता है, तरह तरह के जो है गैंग में शामिल हो जाता है, खेलना ज्यादा पसंद करता है। समझ गए? तो यहाँ पर आपका पहला बिंदु है बच्चों के व्यक्तित्व संबंधित संभावनाओं के अत्यधिक विकास को सुनिश्चित कर उसके लिए एक स्वस्थ उत्पादन और संतोषपूर्वक भावी जीवन का नींव डालते हैं। यानी कि इस अवस्था में हम क्या करते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व संबंधित संभावनाओं के अधिक विकास के लिए, मतलब कि अधिकतम विकास के लिए सुनिश्चित करके उसके लिए स्वस्थ, देखिएगा, उसके लिए स्वस्थ, उत्थान, उत्पादक और संतोष पूर्वक जो है भावी जीवन की नींव डालते हैं। यानी कि उनका देख रेख अच्छा करते हैं, उनको वातावरण अच्छा प्रदान करते हैं, उनको पौष्टिक भोजन देते हैं ताकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास जो है किसी कारणवश प्रभावित नहीं हो। समझ गए? दूसरा बिंदु है बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश और उनमें सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करना। यानी कि बच्चे जब धीरे धीरे जो बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था में चले जाते हैं तो हम उनको जो है केजी या नर्सरी में जो है विद्यालय भेजना शुरू कर देते हैं। यानी कि इसको हम लोग स्कूल एज भी कहते हैं, स्कूल एज कह सकते हैं, स्टार्टिंग स्कूल एज कह सकते हैं, स्टार्टिंग गैंग एज कह सकते हैं। समझ गए? बालक जो है प्राथमिक विद्यालयों में जो है प्रवेश ले लेता है और धीरे धीरे जो होता है वह समाजीकरण को बेहद तरीके से समझने लगता है और अपनी भाषा क्षमता के विकास में भी कार्य करने लगता है। समझ गए? अगले बिंदु की बात करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अगला यहां पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु लिखा गया है कि बच्चों को प्राथमिक विद्यालय की दिनचर्या में
अपने को समायोजित करने में मदद दे सके और साथ ही साथ आगे आने वाले औपचारिक पठन पाठन की जरूरतों को भी जो है पूरा कर सके। यानी कि जो विद्यालय की जिस दिनचर्या है उसमें हम बच्चों के साथ जो है अपना समय दे सके और साथ ही साथ जो पठन पाठन कार्य है उसको बेहतर बनाने के लिए और बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए हम जो है नींव डाल सकते हैं। उनको मौका देंगे, उनको बेहतर पर्यावरण देंगे, उनको बेहतर वातावरण देंगे, उनको जो है बेहतर विकास के लिए बेहतर पौष्टिक भोजन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। समझ गए? यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है जानेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आनंदई की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा बचपन होता है, ये जो हमारा बचपन है यानी कि चाइल्डहुड है, यह क्या होता है? बहुत ही आनंद पूर्वक होता है। बहुत ही क्या होता है? आनंद पूर्वक होता है, आनंददायी होता है। समझ गए? क्योंकि ये जीवन का जो है सबसे अनोखा काल माना जाता है बचपन। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका ये है कि आनंददायी बाल्य अवस्था की धारणा, मुख्य संवाद एवं शैक्षिक निहितांत के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि जो आनंददायी बाल्य अवस्था है, जो ये हमारा बाल्य अवस्था है, जो कि यहाँ से हमारा 2 से लेकर अप्रोक्स यह जो होता है 11 वर्ष तक चलता है, क्योंकि इसके 2 टर्म आ जाते हैं। एक आपका जो हो जाता है पूर्व बाल्य अवस्था और एक आपका जो होता है उत्तर बाल्य अवस्था, जो कि 2 टर्म आ जाते हैं। यहाँ से आपका 2 से 6 वर्ष और यहाँ पर जो है आपका 6 से लेकर आपका 11 वर्ष, क्योंकि उसके बाद आपका शैशव अवस्था स्टार्ट होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है समझने के लिए। तो यह जो अवस्था है इसमें आनंददायी जो आपकी धारणा है वो क्या है, यानी बच्चों को हम इसमें जो है आनंददायी धारणा कैसे लिखेंगे, आनंददायी आनंदी जो धारणा होगी उसका विकास कैसे करेंगे ये समझेंगे, और बालक जो होता है इसमें कैसे आनंद की प्राप्ति करता है वो भी हम समझेंगे। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका पहला बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। पहला बिंदु यहां पर बोल रहा है कि बचपन एक आनंददायी अवस्था के रूप में भी होता है। आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा बचपन है क्या है, वह काफी जो है गोल्डन पीरियड टाइम है, क्योंकि उसमें कोई प्रकार की टेंशन नहीं होती है। हम लोग पूरी तरीके से जो है एंजॉयमेंट करते हैं, आनंददायी होता है। जो भी आता है, जो भी प्यार करता है, खाने के लिए चॉकलेट देता है, कोई मारता नहीं है, कोई पीटता नहीं है, कोई काम नहीं, निफिक्र रहते हैं, इसीलिए बोला गया। समझ गए? अगला यहाँ पर बिंदु देखिएगा, बच्चों में बचपन में बालक सभी के प्रसन्न कर देने वाला खेल क्रियाएं करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बच्चे बड़ों का मनोरंजन करते हैं तथा बड़ों से खेलते हैं। अक्सर आप देखिएगा छोटे बच्चों को गोद में लीजिएगा ना तो आपके साथ वो खेलना शुरू कर देंगे, आपके पीठ पर बैठ जाएंगे, आपके पेट पर चढ़ जाएंगे, आपके ऊपर चढ़ जाएंगे और तरह तरह के जो है आपसे किस करेंगे, आपको गेम खिलाएंगे, आपसे मनोरंजन करेंगे, तो आपको भी मन लगता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर किसी के घर में एक छोटा, मतलब मान लें कि ये घर है और इस घर में इससे पहले कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन अचानक जो है किसी बच्चे का जन्म यहाँ पर होता है, मान लें कि कोई यहाँ पर बच्चा आ जाता है, तो यह बच्चा जो होता है ना इस घर का केंद्र बिंदु बन जाता है। क्या बन जाता है? इस घर का केंद्र जो है बिंदु बन जाता है। केंद्र बिंदु कहने का मतलब है कि सेंटर बन जाता है। जो भी लोग आएगा ना सबसे पहले इसी से मिलेगा, बच्चे से मिलेगा। ये बच्चा जो होता है बच्चे सभी परिवार के केंद्र बिंदु में रहता है, सुरक्षित रहता है, जहां पर उसको कोई प्रकार की टेंशन, दुख, दर्द, समस्या नहीं होता है। सभी लोग उसको प्यार करते हैं। मतलब कहने का मतलब है, अक्सर आपने देखा होगा अपने घर में कि अगर आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है ना तो सबका दुलारा हो जाता है, सबका प्यारा हो जाता है और सबका केंद्र बिंदु बन जाता है। क्लियर है? अगला बिंदु देखिएगा, बाल्य अवस्था में बालक आनंद देने वाली खेल प्रक्रिया करता है जिन्हें देख देख कर घर के बड़े लोग भी आनंद लेते हैं। यानी छोटे बच्चों में देखिएगा कि वो घर के सारे सामान को इधर उधर फेंकेगा, तोड़ेगा, कुछ लिखेगा, आटा को छीट देगा, या तरह तरह के जो है खाना पीना सब छीट छाट देगा। तो कहने का मतलब है कि जो वो बाल्य अवस्था जो है बचपन का, उसमें जो एक्टिविटी करता है ना, तो उसको देखकर जो है बड़े लोग भी प्रसन्न होते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है। वो बोलते हैं कि जाने दीजिए, बच्चा बचपन क्या होता है? भगवान का रूप होता है, बच्चा भगवान का रूप होता है, वैसे करेगा वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। तो उसको करने के लिए बच्चा को फ्री कर देते हैं और बच्चा को देखकर जो है बड़े भी आनंद रूप से आनंददायी होते हैं, वो भी खुश होते हैं। समझ गए? चलिए अब हम यहाँ पर अगले बिंदु की बात करते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगला बिंदु है कि आनंद के अनुभव का विकास बालक बाल्य अवस्था से ही हो जाता है। जो वस्तु बालक के सुख प्रदान करने लगती है तो उसमें बालक के मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, और जिस वस्तुओं के सुख नहीं प्राप्त होता है वो बच्चों के प्रति जो है नकारात्मक विचार जो है उत्पन्न होते हैं। इस बात को समझिएगा। कहने का मतलब है कि बालक को जो सुख और दुख की जो प्राप्ति होती है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है, बाल्य अवस्था से ही शुरू हो जाता है। बालक को वह चीज जो उसको भा गया, जो उसको अच्छा लगा, तो उसको क्या करेगा? वो उससे प्यार करेगा, उससे रखेगा अपने पास, उसके बारे में वो प्रसन्न होगा। लेकिन अगर वैसा चीज जो उसको नहीं अच्छा लगा या कुछ बुरा हो गया तो उसको कभी जीवन में नहीं छुएगा। कहने का मतलब वही है। समझ गए? अगला देखिएगा, आनंद
एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि बालक के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। यानी कि जो हमारा इंजॉयमेंट हो गया, आनंद जो है एक प्रकार का मानसिक प्रक्रिया है, समझ गए। ये मानसिक प्रक्रिया लिखने का मतलब है कि अगर आप आनंदित रहेंगे तो आपका सोच समझने का तरीका जो होगा, अगर आप आनंद रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपका मानसिक शक्ति भी जो होगा बेहतर होगा। यानी कि तार्किक चिंतन, सोचने विचार करने की जो शक्ति होगी क्या होगी आपकी, ये बेहतर होगी। तो बच्चों में बाल्य अवस्था में आनंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपन में जब बालक आनंद रूप से कार्य करते हैं तो ही सीखते हैं, और उसको देखकर जो बड़े को भी आनंद आता है, और बचपन में भी जो है वो रूप से वो आगे बढ़ते हुए अपना भावी जीवन का विकास करते हैं, समझ गए। अब हम आगे जानेंगे, इसमें बेसिकली आपको आनंद के रूप में ही जानना है। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे, जो यहाँ पर है कि देखिएगा, अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो ये बालकों के आनंद प्रदान करने वाली प्रमुख गतिविधियां का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। यानी कि बचपन में आनंद प्रदान करने के लिए, समझिएगा, ये आपका यहाँ पर लिखिएगा, ये आप बचपन लिख लीजिए, यह बाल्य अवस्था लिखिए, समझिएगा। यहाँ पर ये जो बाल्य अवस्था हो या बचपन हो, इसमें जो है आनंद प्रदान करने के लिए कौन कौन सी गतिविधि करते हैं। आनंद प्रदान करने के लिए, बच्चों को खुश रखने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए कौन सी गतिविधि करते हैं, यानी कि कौन से कार्य करते हैं ताकि बच्चों को आनंद प्रदान हो, बच्चा खुश रहे, काम अच्छा से करे। सबसे पहले देखिएगा, अभिनय और आनंद, कला और आनंद, संगीत और आनंद, और कठपुतली का खेल। यानी कहने का मतलब है, यहां पर समझिएगा, हम अक्सर बचपन में क्या करते हैं कि बच्चों के सामने जो है अभिनय करते हैं, हम उसके सामने जो है मोर बन जाते हैं, कबूतर बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं, उसको देखकर जो है बच्चा हंसता है, खुश रहता है। अगला यहाँ पर है कला एवं आनंद, हम बच्चों के सामने जो है तरह तरह के फिगर बनाते हैं, तरह तरह के ड्राइंग दिखाते हैं, तरह तरह के कार्टून वगैरह दिखाते हैं, तो बच्चे उसको देखकर जो है प्रसन्न होते हैं, यानी खुश होते हैं। अगला यहाँ पर है संगीत और आनंद, कहने का मतलब है कि बच्चों को हम बचपन में जो होते हैं गाना सुनाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, कार्टून दिखाते हैं, तो बच्चे जो है उस चीज को सुनकर, कविता कहानी को सुनकर जो है आनंद प्रदान करते हैं। कठपुतली का खेल देखिएगा, कठपुतली का खेल कहने का मतलब है कि बच्चों के सामने गुड्डा गुड़ियों का खेल जो है दिखाते हैं, बंदर का नाच दिखाते हैं, इत्यादि आदि चीजें जो है करते हैं, ताकि बच्चा उस चीज को देखकर जो है खुश रह सके, उस बच्चा जो है उस चीज को देखकर आनंदित रह सके, समझ गए। तो ये सभी जो है गतिविधि है जो कि आप बचपन में या बाल्य अवस्था में जो है बच्चों को आनंद के लिए आप कर सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा, अभिनय हो जाएगा, कला हो जाएगा, संगीत हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा, और भी बहुत सारे हैं। चलिए देखते हैं, और देखते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जो ये आपका आपका अभिनय और आनंद है। अभिनय और आनंद कहने का मतलब है कि जब हम बचपन में जो है बच्चों को खुश रखने के लिए हम एक्टिंग करते हैं, या बच्चे जो है एक्टिंग करके जो है खुश रहते हैं, इसके माध्यम से भी जो है हम बाल्य अवस्था में बच्चों को खुश रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि अभिनय आनंद बोध एक सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि जब भी हम अभिनय करते हैं, तो अभिनय कहने का मतलब ही होता है कि हम जो है खोज करते हैं, कुछ ना कुछ खोज करते हैं। हम बच्चों को खुश रखने के लिए बचपन में क्या करते हैं, हम किसी का रोल प्ले मेथड करेंगे, रोल करेंगे तो उससे बच्चा जो है खुश होता है, लेकिन हम उसके लिए अपने तार्किक सोच का उपयोग करते हैं, कुछ ना कुछ खोज करते हैं। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है कि अभिनय आनंद बोध एवं सृजनात्मकता का महत्व है। जैसे अभिनय के माध्यम से बालक में अपने भावों को प्रदर्शित करने की योग्यता का विकास होता है, जिससे वो अपने भावों को क्रियात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब बालक अभिनय करके जो है वो आनंद रह सकता है, या बड़ों को आनंद कर सकता है, तो इसके माध्यम से जो है बालकों के अपने भावों को प्रदर्शित करने की योग्यता विकसित होती है। मान लें कि उनको दुखित होना है, तो वो दुखित तरीके से जो है व्यक्त करेंगे, उनके तरीके से वो क्या करेंगे, एक्ट प्ले करेंगे। एक्ट यानी कि अपने भाव को व्यक्त करेंगे रोल प्ले मेथड के माध्यम से, रोल प्ले मेथड के माध्यम से, समझ गए। इसके माध्यम से वो अपने भावों को व्यक्त करेंगे ताकि वो बता सके कि मैं कितना दुखी हूं, कितना खुशी हूं। तो कहने का मतलब है कि जो आपका अभिनय और आनंद है, इसमें बालक जो होते हैं एक्टिंग करके जो है बाल्य अवस्था में, बचपन में आनंदित होते हैं, और बड़ों को भी आनंदित करते हैं। और एक्टिंग के माध्यम से बच्चों में जो है तार्किक सोच विकसित होती है और सृजनात्मकता की भाव विकसित होती है, समझ गए, क्लियर है। अगला यहां पर देखिएगा, अभिनय के द्वारा मानवीय मूल्यों का विकास होता है, जैसे प्रेम, सहयोग एवं कर्तव्य। यानी अभिनय करते हैं बच्चे तो आपस में बातचीत करते हैं, आपस में एक्टिंग करते हैं, इस एक्टिंग के माध्यम से प्रेम की बात, सहयोग की बात, कर्तव्य की बात और भाईचारा की बात उत्पन्न होता है, समझ गए, भेदभाव खत्म होता है। अगले हम बात करते हैं बिंदु की, तो यहाँ पर और बहुत सारी बात है। तो यहाँ देखिएगा, अभिनय के माध्यम से बालकों में सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाल्य अवस्था में, बचपन में जब बच्चे जो होते हैं रामायण या महाभारत के सीरियल जैसे कथाओं में, जब दुर्गा पूजा आती है, दशहरा आती है, तो उसमें रोल एक्ट करते हैं राम का, रावण का, तो वह क्या होते हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो उससे आनंद भी होते हैं,
वो राम बनते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि मैं कृष्ण भगवान बना हूं, लेकिन वो कृष्ण भगवान बनने के बाद क्या होते हैं कि वो अपने सभ्यता संस्कृति से परिचित होते हैं और अपना विकास जो है करते हैं। समझ गए। अगला यहाँ पर देखिएगा, बालकों में आनंद बोध का विकास संचार साधनों के माध्यम से प्रभावित होता है। दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाले विविध कलाओं एवं दृश्य के बालकों को सौंदर्य एवं आनंद बोध होने लगता है। कहने का मतलब है कि बालकों में आनंद बोध का विकास जो होता है संचार साधनों के माध्यम से होता है। बालक जितना टीवी सीरियल देखते हैं ना, उसके माध्यम से बालक जो होते हैं उस तरह व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। संचार माध्यम कहने का मतलब ही होता है आईसीटी का प्रयोग करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या टीवी हो गया या आपका डिश हो गया, ये सभी चीजों को देखकर जो है बालक क्या करते हैं, प्रदर्शन देखते हैं और उसके बाद जो है दृश्य को बालकों में सौंदर्य एवं आनंद की अनुभूति होती है। बालक जो होते हैं टीवी पर, नेट पर क्या करते हैं, नाटक देखते हैं। देखिएगा, नाटक देखते हैं, रोल देखते हैं, हीरो हीरोइन को देखते हैं, फिल्म देखते हैं, जिसके माध्यम से जो है ये सभी चीजों को देखकर उसमें भाव छुपे हुए चीजों को समझते हैं और आनंद भी होते हैं। अब हम जो है दूसरा यहाँ पर बात करेंगे कि दूसरा क्या है। एक जो हो गया आपका अभिनय हो गया। दूसरा, बालक जो आनंदित होते हैं बाल्य अवस्था में, वो आपके जो होते हैं कला एवं आनंद से। कला कहने का मतलब होता है आर्ट के माध्यम से। बालक कोई चीज को जो है खुद बनाएगा, खुद देखेगा, खुद हंसेगा, खुद खुश रहेगा। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है कि कला के माध्यम से बालकों में सृजनात्मकता का विकास होता है। ये सृजनात्मकता कहने का मतलब है कि क्रिएटिविटी की विकास होता है, मतलब कि खोज का विकास होता है। बालक जितना भी मतलब ड्राइंग करेगा, पेंटिंग करेगा, तो वो अपने आप को क्रिएटिव करेगा, यानी कि आपको खोज करेगा। बालक विभिन्न प्रकार की आकृतियों को चित्रण करता है तथा उसमें आनंद का बोध करता है। बालक जो है देखिएगा, छोटे बच्चों को पेंसिल लेगा, वो दीवार पर इस तरह का घस देगा। मान लीजिए कि इस तरह का वो घस देगा, कभी इस तरह का घस देगा, इस तरह का पाई पार कर जो है वो कुछ बनाने का प्रयास करेगा। और इसको देखकर जो है बालक बहुत आनंद होते हैं, क्योंकि ये बालक का जो है बचपन में क्या होता है, बाल्यावस्था में लेखन कार्य जो है यहीं से स्टार्ट होता है। समझ गए, लेखन कार्य यहीं से स्टार्ट होता है। आड़ी तिरछा रेखा खींचते हैं, यानी कि ऐसे कर देंगे या ऐसे कर देंगे, इस तरह करके वो आड़ी तिरछा रेखा खींचेंगे और इसी के माध्यम से अपने वो लेखन कार्य को स्टार्ट करते हैं और इसी के माध्यम से अपने जो है वो कला का इस्तेमाल करते हैं। कला कहने का मतलब क्या होता है, केवल डांस करना ही कला नहीं होता है, लिखना पढ़ना सब कुछ कला है। यहाँ देखिएगा, आनंद का बोध करते हैं, जैसे चित्रकला, वास्तुकला, इन समस्त कलाओं का प्रभाव बालक की आनंद बोध एवं सृजनात्मकता विकास की प्रक्रिया पर पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि समस्त कलाओं का प्रभाव जो है बालक की आनंद बोध एवं सृजनात्मकता विकास के ऊपर पड़ता है और बालक जो है इस सभी चीजों को करते हुए आनंद भी लेता है और बहुत कुछ सीखता भी है। तो कह सकते हैं कि जो ये आपका कला और आनंद है, इसके माध्यम से बाल्य अवस्था में बचपन जो है बच्चा जो है बहुत कुछ करता भी है, बहुत कुछ सीखता भी है, बहुत कुछ क्रिएटिविटी करता है, अपना शारीरिक और मानसिक विकास भी बेहद तरीके से वो करता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर बिंदु देखिएगा, अगला इससे रिलेटेड बहुत सारे बिंदु है, देख लीजिए। यहाँ पर है कि कला मानव जीवन का वो महत्वपूर्ण अंग है जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। यानी जब बालक कला करता है तो कला करने से पहले जो है अपना दिमाग को शांत करता है, दिमाग लगाता है कैसे मुझे पेंटिंग करना है, कैसे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना है, कोई डायग्राम बनाना है, कोई मॉडल बनाना है। तो उसमें बालक जो है तार्किक चिंतन करता है। तो कह सकते हैं कि कला के माध्यम से बालकों का सर्वांगीण डेवलपमेंट होता है। कहने का मतलब है कि ओवरऑल डेवलप होता है। बालक को हम कला के जोड़कर जो है विज्ञान पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, जो भी चीजें होता है कला के माध्यम से बच्चों को विषय वस्तु की जानकारी भी देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है कला, जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में काफी योगदान करता है। अगला है, कला के माध्यम से बालक की चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। जब भी बालक कला करता है तो अपने सोच और अपने विचार को तीव्र करता है। इसके माध्यम से कैसे करे, कैसे बनाए, ये सारी चीजें कला के माध्यम से ही बालक विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक एवं सभ्यताओं से परिचित होता है तथा अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षण रखता है। यानी जब वो बालक जो है कला करता है, कला कहने का मतलब है कि नाटक, रंगमंच भी होता है, या चित्र बनाना, ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना, ये सभी चीजें भी होता है। तो जब बालक जो है ये सभी चीजों को करता है तो इसके माध्यम से बालक अपने सभ्यता संस्कृति को जानता भी है, पहचानता भी है और उसको सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि कला भी जो है आनंदित करने का एक माध्यम है बाल्य अवस्था में, बचपन अवस्था में, ताकि बालक जो है अपनी सभ्यता संस्कृति आदि के बारे में जान सके और सुरक्षित रख सके और साथ ही साथ आनंदित भी हो सके। समझ गए। अब हम जो है अगला यहाँ पर बात करेंगे कठपुतली का खेल और आनंद। अब इसको समझिएगा। यानी कहने का मतलब है कि कठपुतली का जो गेम होता है, अक्सर आपने देखा होगा मदारी वगैरह को, कि कठपुतली का गेम खिलाते हुए बच्चों को हंसाते हैं, बच्चों को आनंद करवाते हैं, बच्चे भी इससे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर बोला है कि कठपुतली के खेल में बालकों को आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि बालक के खेल का स्वाभाविक रूप से प्रिय होता है। कठपुतली का खेल बहुत ही लोकप्रिय है। देखते हैं
एक छोटा सा जो कोई आदमी आएगा, उसको दो गुड्डा गुड्डी ले लेगा, उसमें आपस में लड़वाएगा, दो बंदर में आपस में लड़वाएगा, तो बच्चे जो है उसको देखकर बहुत कुछ सीखते भी है और आनंदित भी होते हैं। अगला है, कठपुतली के खेल से बच्चों में सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है, इसलिए बालक इसके रुचि ढंग से देखता है। यानी कि कठपुतली के खेल के माध्यम से बच्चों में जो है सौंदर्य के प्रति जो है क्या होता है, विकास का आकर्षण होता है और इसके माध्यम से वो रुचिपूर्वक ढंग से जो है देखता है। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं, देखते हैं। तो आगे यहाँ पर देखिएगा, तो अगला यहाँ पर बिंदु है, कठपुतली के खेल को देखकर बालक इसे बनाने का प्रयास करता है, जिससे उसमें हस्तकला का यानी कि हस्त कौशल का विकास होता है। जब बालक जो है किसी कठपुतली को देखता है इस तरह हुआ है, तो वह घर पर जाने के बाद जो है वह खुद बनाने का प्रयास करता है, जिसके माध्यम से वह हस्त कौशल का यानी कि हस्तकला का विकास करता है, अपने तार्किक और अपने कौशल और अपने उद्देश्य और अपनी कार्य क्षमता का भी विकास करता है। समझ गए? क्लियर है? आगे हम यहाँ पर देखते हैं, कठपुतली के खेल को देखकर बालकों में अभिनय करने की प्रवृत्ति जागृत होता है और इस खेल की बात ही वो अभिनय भी करना लगता है। कठपुतली की देखकर जो है, मान लें कि यहाँ पर गुड्डा गुड्डी के आपस में जो है लड़ाया जा रहा है या प्रेम या कुछ भी दोस्ताना की बात की जा रही है, तो ये इस तरह है, इसको देख रहा है लड़ते हुए, तो इसके माध्यम से क्या करता है कि बालक भी जो है अभिनय करने की प्रकृति जगती है कि मैं भी इस तरह करूंगा, और साथ ही साथ जो है इस खेल के भांति जो है वो अपना मानसिक विकास और तार्किक विकास जो है बेहद तरीके से करता है। समझ गए? अगला यहाँ पर देखिएगा, कठपुतली के खेल के द्वारा बालकों को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित तथ्यों का ज्ञान होता है, जो कि बालकों को सर्वांगीण विकास में आवश्यकता होता है। कठपुतली के खेल के माध्यम से जब बालक जो है रोल प्ले खुद करते हैं, तो उस रोल प्ले के माध्यम से जो है वे अपनी सभ्यता के संस्कृति और धार्मिक चीजों को जानते हैं, जिसके बाद जो है वो अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। समझ गए? क्लियर है? अब हम जो है यहाँ पर जानेंगे अगला बिंदु, संगीत और आनंद कठपुतली का खेल। संगीत के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे संगीत का आनंद खेल कैसे है। तो संगीत आप जानते हैं, यानी कि हम लोग जानते हैं कि संगीत क्या होता है, मधुर होता है, और इस संगीत के माध्यम से कितने कठिन से कठिन लोग जो होते हैं आनंदित हो जाते हैं। समझ गए ना? आनंदित हो जाते हैं कहने का मतलब है कि हम जब गाना सुनते हैं तो हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। ठीक उसी प्रकार जो बचपन में बालक भी जो होता है वह माँ की लोरी सुनता है, गाना सुनता है, तो उससे आनंद प्राप्ति करता है। समझ गए? यहाँ पर देखिएगा, संगीत के माध्यम से बालकों में विभिन्न प्रकार की रसों की अनुभूति होती है। रस कहने का मतलब है वही रसों की अनुभूति होती है, क्योंकि संगीत द्वारा करुण, वीर, श्रृंगार रसों का ज्ञान प्राप्त होता है। और सबसे जो आपका रस राज जिसको कहा जाता है, अगर रस की बात कर ले, हिंदी में आपने पढ़ा भी होगा, तो 8 प्रकार के रस होते हैं, और इसमें जो रस का राजा होता है या रस राज होता है वो आपका श्रृंगार रस होता है। समझ गए? श्रृंगार रस होता है। क्लियर है? श्रृंगार होता है। तो वही पर बातें यहाँ पर बोला गया है कि संगीत के माध्यम से बालकों में विभिन्न प्रकार की रसों की अनुभूति होती है। अगला है, संगीत की प्रक्रिया में बालक अपने मन में से गीतों को गुनगुनाने लगता है, जिसमें उनको रचनात्मक प्रवृत्ति का जन्म लेता है। जब बालक जो है संगीत को सुनकर उस संगीत को गाने लगता है, तो उसमें जो है तार्किक सोच चिंतन कर जो है वो नया गाना क्रिएट करने लगता है, यानी कि वो रचनात्मक प्रकृति का विकास करने लगता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर देखिएगा, तो अगला यहाँ पर आपका क्या पॉइंट बोला गया है, संगीत के माध्यम से छात्रों को राष्ट्रीय सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान होता है, क्योंकि संगीत परंपरा, सभ्यता और समृद्धि से पोषित होता है। जैसे कि आप राष्ट्रगान गाते हैं, छठ पूजा में छठ गीत गाते हैं, तो इसके माध्यम से जो है बालक इस गीत के माध्यम से, गान के माध्यम से अपने राष्ट्र की एकता के बारे में, अपने राष्ट्र के महत्व के बारे में, अपने पर्व, अपने त्योहार, अपने सभ्यता संस्कृति आदि के बारे में वो जानता है, पहचानता है, और इसका विकास जो है बेहद तरीके से वो करता है। समझ गए? अगला बिंदु है, संस्कृत के माध्यम से बालकों का मानसिक शांति कार्य करने की नवीन ऊर्जा मिलती है, क्योंकि संगीत बालकों में आनंद एवं नवीन ऊर्जा प्रदान करने में कार्य करता है। यानी कि जब भी आप संगीत कीजिए, संगीत को सुनिएगा ना, तो आपका जो दिमाग होगा ना, आपका दिमाग होगा, आपका ये दिमाग जो होगा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। समझ गए? शांत हो जाता है। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि संगीत के माध्यम से बालकों का मानसिक शांति मिलता है, मानसिक शांति मिलता है एवं कार्य करने में जो है नवीन ऊर्जा मिलता है। जब हम संगीत को सुनते हैं तो हमारा कार्य जो है बेहतर हो जाता है, हमें जो है ऊर्जा मिलता है, और साथ ही साथ जो है हम टेंशन फ्री होते हैं, हम जो है टेंशन मुक्त होते हैं। जब भी हम टेंशन में आते हैं तो संगीत सुनते हैं। संगीत क्या होता है, आनंदित करता है हमें, हमारा जो मानसिक जो थकान है उसको दूर करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो और भी जो है
हम यहाँ पर जो है विभिन्न बाल कलाओं और आनंद के बारे में जानेंगे, यानी कि और भी बच्चे जो होते हैं बचपन में बाल्य अवस्था में विभिन्न बाल कलाएं करते हैं और उसके माध्यम से वो आनंद का प्राप्ति करते हैं। जैसे कि देखिए, बालकों द्वारा विभिन्न प्रकार की आनंददायी सृजनात्मक उपलब्धियों को बाल कलाओं का नाम दिया गया है। बालक को विभिन्न प्रकार के खेल द्वारा आनंद प्रदान होता है, साथ ही साथ सृजनात्मक कौशल का विकास करते हैं। यानी कि बालक जो है जो क्रिएटिविटी करता है जिसके माध्यम से वो आनंदित होता है, तो उसको हम लोग जो है सृजनात्मक कौशल के माध्यम से जानते हैं। यानी कि बालक जो होता है खुद करता है और खुद नया करने का प्रयास करता है। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे देखिएगा यहां पर, देखिएगा यहां पर बालक क्या करता है, सबसे पहले यहां पर जो है कल्पना करता है। कल्पना कहने का मतलब है कि सोचता है, किसी चीज के बारे में सोचता है। फिर यहाँ पर क्रियाशील करता है, कार्य करता है। कार्य करने के बाद जो उसको देखता है कि क्या ये सही हुआ है कि गलत हुआ है, सही हुआ कि गलत हुआ, इसके बारे में देखता है। साथ ही साथ जो है परिवेश से जुड़ता है, अनुकरण करता है और संसाधन कर जो है तब जाकर जो है कोई चीज का वो क्या करता है, निर्माण करता है। कोई चीज का वो निर्माण करता है या उसका विकास करता है, उसका वो विकास करता है। तो ये सभी जो है बालक को आनंदित होने के लिए महत्वपूर्ण टर्म है। समझ गए। अब हम जो है आनंदित क्रियाओं के प्रभावित प्रकार के बारे में जानेंगे, आनंदित क्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं ताकि आप क्लास को आगे ले चल सकूं। चलिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब हम जो है आनंददायी क्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ जो है एंजॉयमेंट एक्टिविटी के ऊपर जानेंगे कि जो आपका बाल्य अवस्था में है और कितने सारे जो है टाइप्स है जिसके माध्यम से बच्चे जो है आनंदित होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आनंद की बात किया गया है, ये केवल इंजॉय की बात नहीं किया गया, समझिएगा। ये केवल इंजॉय की नहीं बात किया गया, बल्कि ये इंजॉय जो है आपके निर्माण में बात कर ले या आपके विकास में जो है मदद करता है। समझ गए। केवल आप आनंद नहीं होते हैं, इसके माध्यम से आप सृजन भी करते हैं, सृजनशील होते हैं आप जो है क्रियाशील होते हैं। समझ गए। आप जो है क्रियाशील होते हैं, कोई काम को बेहतर तरीके से करते हैं, सृजनशाली भी होते हैं, सृजन शक्ति भी होते हैं। वही बात यहाँ पर देखिएगा, अनेक आनंददायी और मनोरंजन क्रियाएं ऐसी होती है जिससे बालक के शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी संभव होता है। देखिए, लिखा है ना कि ऐसे बहुत सारे आनंददायी क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से बालक के जो है शारीरिक विकास तथा बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी जो है संभव होता है। जितने प्रकार की आपके खेल खेलेंगे बच्चे, देखिएगा जितने प्रकार के खेल खेलेंगे और उस खेल में जो है बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, शारीरिक दौड़ धूप करेंगे, तो उसके माध्यम से उनका विकास होगा और वो उनका भावी जीवन जो है बेहतर होगा। समझ गए। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखिएगा। यहाँ पर पहला है क्रियात्मक खेल, यानी खेल भी वह बहुत तरह के होते हैं। बालक जब खेल खेलते हैं तो उस खेल के माध्यम से वो क्या प्राप्त करते हैं, वो अपना शारीरिक और मानसिक विकास करते हैं। साथ ही साथ सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, व्यवहार आदि के बारे में सीखते हैं। एक दूसरे के भावनाओं का कदर करते हैं, एक दूसरे के सभ्यता संस्कृति के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं और तार्किक चिंतन, नवीन कुछ नियम खोजने का विचार करते हैं। वही बात यहाँ पर बोला गया है, क्रियात्मक खेल की बात बोला है। सक्रिय खेल और खेल प्रतिक्रिया आती है इसमें, जो सक्रिय रहे। अगला यहाँ पर आता है सामाजिक गतिविधि। सामाजिक गतिविधि के माध्यम से भी बच्चे जो है आनंदित होते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे नाटक, धार्मिक उत्सव, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व एवं मेले, ये सभी में जो है वो भाग लेते हैं, एक्टिविटी करते हैं, रोल प्ले मेथड करते हैं, जहां पर कोई राम बना, कोई रावण बना, कोई शत्रुघ्न बना, उसके माध्यम से वो ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, आनंदित भी होते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। संगीत क्या हो गया, संगीत के माध्यम से जो है टेंशन दूर होता है और बालक जो है टेंशन फ्री होता है, तो अपने कार्य को जो है बेहतर तरीके से करता है और सोच विचार उसका बेहतर हो जाता है। समझ गए। अगला यहाँ पर है कला और हस्तशिल्प, यानी कि इसके माध्यम से भी है बच्चा जो है बहुत तरह के नाटक करता है, रंगमंच बनाता है और हस्तशिल्प के माध्यम से तरह तरह के गुड़िया, गुड्डा आदि बनाते हैं। इसके माध्यम से वो क्या करता है, वो हंसता भी है, खेलता भी है और साथ ही साथ अपने मानसिक और अपने सृजनशीलता का विकास करता है। जैसे देखिए, इसमें पेंटिंग, मिट्टी के खिलौने बनाना, सिलाई करना, बुनाई, कटाई, चर्म कार्य, उद्योग कार्य करना, इसके माध्यम से बालक जो होता है काम भी करता है, आनंदित भी होता है, सृजनशील भी करता है, अपने मानसिक शक्तियों का विकास भी करता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 नंबर क्या है, अधिक क्रिया में प्राकृतिक अध्ययन एवं सैर सपाटा। कहने का मतलब है कि जब बालक जो है प्रकृति का अध्ययन करेगा, पर्यावरण में घूमेगा, पेड़ पौधों के बारे में जानेगा, तो उससे भी बच्चों का जो है आनंदित होता है और उससे भी बच्चे जो होते हैं अपने सोच का विकास करते हैं। जैसे कि देख लीजिएगा,
तारों के बारे में, पक्षियों के बारे में, वृक्षों आदि के अध्ययन के, पर्वतारोही, पैदल सैर करना, पिकनिक मनाना, शिविर आयोजन करना, ये सभी चीजें जो होते हैं आनंदित होते हैं, लेकिन इसके माध्यम से भी बच्चे जो है बहुत कुछ सीखते हैं। अगला यहाँ पर आपका है रुचियां, यानी कि बच्चों की हॉबी क्या है। जैसे देखिए डाक टिकट, सिक्के इकट्ठा करना, फोटोग्राफी करना, कार्टून बनाना, नमूने, ये सभी चीजों के माध्यम से बच्चे आनंदित होते हैं और इसके माध्यम से अपना विकास वो बेहतर तरीके से करते हैं, अपने मानसिक सोच का विकास बेहतर तरीके से करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब हम यहाँ पर समझेंगे, अब यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। देखिएगा समूह गीत एवं अभिनय गीत, अब ये भी जो है बच्चों के जो है आनंदित करते हैं, लेकिन इससे भी बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। समूह गीत कहने का मतलब है कि ऐसा गीत जो समूह में गाया जाता है, इसके माध्यम से बालक आनंदित होते हैं, लेकिन इसके माध्यम से वो अपने सभ्यता, संस्कृति या अपने राष्ट्र की एकता या राष्ट्र की जो है प्रति जो सहजता है वो जानते हैं, उसके बारे में पहचानते हैं। जैसे देखिए संगीत बच्चों का प्रिय जो है मनोरंजक साधक होता है। छोटे बच्चे संगीत के प्रति अधिक लगाव होता है। जब किसी गीत को वो कुछ बच्चे मिलकर गाते हैं तो उनकी रुचि अधिक बढ़ती है। समूह गान से अन्य बच्चों में अच्छा मनोरंजन होता है तथा संपूर्ण वातावरण अच्छा हो जाता है, अनुभूति भी अच्छा होता है। इससे बच्चे जो होते हैं सारी थकान दूर हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब बच्चे समूह गान गाते हैं, समूह गीत गाते हैं, समूह गीत बोलिए या समूह गान बोलिए, तो इसके माध्यम से बालक का क्या होता है कि वो थकान दूर हो जाता है और इसमें उत्साह उत्पन्न होता है, इसमें उत्साह होता है और इसके माध्यम से वो जो है अपना टेंशन को फ्री करते हैं, टेंशन मुक्त हो जाते हैं और बालक जो है मनोरंजन करते हैं और हंसते भी है, गाते भी है और कुछ सीखते भी है। ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे सामूहिक नृत्य की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। सामूहिक नृत्य इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बालक समूह में जब कार्य करता है तो बेहद तरीके से करता है और समूह में बालक जो है बहुत कुछ सीखता भी है। आपने देखा भी होगा अक्सर कि बच्चों को सामूहिक चीज अगर आप करवाते हैं तो बालक उसमें सक्रिय रहेगा, मतलब एक्टिव रहेगा और साथ ही साथ जो है बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि वहां पर उसको मनोरंजन होता है, उसको वहां पर आनंद आता है। और हम बाल्यावस्था की अपेक्षाओं की बात कर रहे हैं तो बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक जो है गैंग में रहना पसंद करता है। यहाँ देखिएगा गायन के साथ साथ नृत्य भी संगीत का सहयोगी एवं महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। किसी भी क्रिया को ताल एवं लयबद्ध तरीके से संपूर्ण मनोरंजन बन जाती है। नृत्य अपने आप में बहुत ही मनोरंजक होता है। सामूहिक नृत्य में सार्वहिक विशेषता होती है, यानी कि सामूहिक जो नृत्य होता है उसमें सामूहिक विशेषता होती है। बालक क्या होता है कि बालक का मानसिक विकास में लाभ होता है, इसमें शारीरिक व्यायाम प्राप्त होता है। बालक जब डांस करेगा तो उसका अच्छा माहौल रहेगा, उसका शारीरिक विकास बेहतर होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी बालक का जो है शारीरिक विकास जितना बेहतर होगा, ये शारीरिक विकास जो है जितना बेहतर होगा, इसका जो होगा मानसिक विकास भी क्या होगा, इसका मानसिक विकास भी जो होगा बेहतर होगा। समझ गए, इसका मानसिक विकास भी जो है बेहतर होगा। जैसे पहला यहाँ पर क्या है, यह मानसिक लाभ प्रदान करता है, इसमें शारीरिक व्यायाम होता है, यह समूह रूप में मनोरंजन का उत्साह बनाता है, यह मनोरंजन के साथ साथ जो है स्वास्थ्य उपयोगी भी होता है। जब बालक जो है ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप में गान गाते हैं, ग्रुप में डांस करते हैं तो बच्चे खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, अपने दोस्तों यारों के साथ बहुत खुश रहते हैं। अगर वही आप उसको सिंगल काम करने के लिए दीजिएगा नहीं करेगा। अगर वही कठिन से कठिन काम हो और उसका ग्रुप मेंबर शामिल हो तो आराम पूर्वक वो कर लेगा, टेंशन फ्री होकर करेगा। समझ गए। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों को बाल्यावस्था में आनंद रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो ये तो हो गया, गाना हो गया, डांस हो गया। अब यहाँ देखिएगा पिट्टू, ये एक प्रकार का खेल है, आप लोग जानते हैं, जिसमें क्या होता है दो टीम बनाए जाते हैं। एक टीम जो है इधर से बॉल मारेगा, एक पत्थर पर उधर से कोई मारेगा, जो मार दिया उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटेगा, या इस तरह के एक्टिविटी। तो इसमें भी क्या होता है कि बच्चे अपने दिमाग लगाते हैं, बच्चे अपना शारीरिक विकास करते हैं, दौड़ते हैं तो, और बच्चे जो है यहाँ पर एकता की भावना, टीम की भावना जागृत होती है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे बचपन में जो होता है, बाल्यावस्था में, बचपन बोलिए या बाल्यावस्था बोलिए, तो बच्चे वहां पर भी क्या करते हैं कि गैंग ग्रुप में शामिल होकर गेम खेलते हुए भी जो है वह क्या करते हैं, सीखते हैं। तो कह सकते हैं कि ये सब प्रक्रिया जो है बच्चों के लिए या बाल्यावस्था में आनंददायी है, लेकिन साथ साथ जो है विकासात्मक भी है, क्योंकि इसके माध्यम से बालक का विकास बेहद अच्छा होता है। जैसे देखिएगा यह खेल अधिक आनंद प्रदान करने वाला होता है। कुछ गोल टिकरियों, लकड़ी, कुछ चकतियों, फिर पत्थर के टुकड़े एक दूसरे में रखकर उसे दूर पर गेंद से मारकर गिराया जाता है। बच्चे दो टीमों में बढ़ जाते हैं। एक टीम के सदस्य दूसरे टीमों के सदस्य को घोड़ा बनाकर उस पर सवारी करते हैं। जब गेंद से टुकड़े गिर जाते हैं तो घोड़ों की सवारी अपनी स्थिति पर बदल लेते हैं और गेंद फेंकने की बारी दूसरे टीम की आ जाती है। और यह जो है मनोरंजन के साथ साथ व्यायाम भी होता है। कहने का मतलब है कि जो ये पिट्टू गेम खेला होगा, आपने देखा होगा कि इस तरह करके जो है 5 जो है पिट्टू रख देते हैं और इधर से जो है बॉल मारते हैं, इधर से बॉल मारते हैं और ये बॉल लगा तो पिट्टू नीचे गिर गया, फिर इसको मुर्गा बनाइए, दौड़ाइए या पीटिए, इस तरह की बातें करते हैं। तो इसमें बालक जो है आनंद भी प्रदान करता है और इसके माध्यम से जो है बालक क्या करता है कि वो अपना व्यायाम करता है, शारीरिक विकास करता है, मानसिक विकास करता है। समझ गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है मेढक चाल की बात करेंगे। तो देखिए मेढक चाल भी जो है बच्चों को आनंद बहुत कुछ करता है। बाल्यावस्था में मेढक चाल भी बच्चों को आनंदित करता है। मेढक चाल कहने का मतलब है कि मेढक की तरह बनकर वो खेलते हैं, तो उसमें भी जो है वो अपना विकास बेहतर तरीके से करते हैं। जैसे देखिए इस खेल में बच्चे जो है बैठने लगते हैं, स्थिति में बैठ जाते हैं, इस प्रकार की वह आधा बैठ जाते हैं और आने वाले मेढक की भांति फुदुक फुदुक कर चलता है। सभी बच्चे इसी स्थिति में बैठकर निर्देशित अध्यापक देता है और उन्हें पंक्ति में मतलब कि पंक्ति में बैठा दिया जाता है। फिर एक निश्चित दूरी तय करने के बाद मेढक की भांति फुदुक फुदुक कर चलने के लिए कहा जाता है। बच्चे निर्देशित स्थान तक फुदुक फुदुक कर चलते हैं। इस खेल में बच्चे को खूब आनंद और मनोरंजन आता है। यानी आपने देखा होगा कि चिड़िया बनकर ऐसे ऐसे बनकर हम लोग चलते हैं या मेढक बनकर जो है ऐसे ऐसे चलते हैं, तो इसमें बालक जो होता है आनंदित होता है और बहुत कुछ सीखने को भी उसको मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी प्रक्रिया जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, यह बाल्यावस्था में आनंदित रूप से बच्चों को सीखने में भी जो है सक्रिय होता है। समझ गए? अब हम जो है अंतिम बिंदु कहीं ऊपर चलते हैं। अब इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर एक और आपका है अंतिम है तितली उड़ान। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को जो है देखते होंगे अक्सर तितली उड़ान वाला ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं, तो इसके माध्यम से वो अपना एक्सरसाइज करते हैं, मानसिक शारीरिक विकास करते हैं, साथ ही जो है बाल्य अवस्था में बच्चे जो है मनोरंजन प्रदान करते हैं, आनंददायी होते हैं। जैसे देखिए तितली उड़ती हुई सुंदरता बिखेरती है, वह एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर बैठ जाती है। इस प्रकार योजना के अनुसार इस खेल में बच्चे जो है फूलों की भांति स्थान पर बैठ जाते हैं और बच्चे इस खेल में अनुसार फूल मान कर चलेंगे। दूसरे से बच्चे जो है तितली जाएंगे, फिर ये तितली हाथ उठाकर तितली की भांति उड़ान भरकर फुदकेंगे। फिर तितली बने हुए बच्चों तितली के पंखों की भांति हाथों के ऊपर नीचे करके पंखों की भांति चलाएंगे और एक छात्र दूसरे के साथ पहुंचेंगे। तो यह खेल जो है बच्चों के लिए आनंददायी है और इस खेल के माध्यम से बच्चे अपने शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास करते हैं और बाल्य अवस्था में बहुत ही खुश रहते हैं। तो यहाँ जो है आज आपका टॉपिक जो है 3rd खत्म हुआ, जिसमें हमने जाना कि बाल्य अवस्था में बचपन जो आपका बाल्य अवस्था है या जो आपका बचपन है, इसमें हम बच्चों को जो है खुश कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये खत्म होता है, द एंड। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्लास जो है बेहद अच्छा लगा होगा। तो निवेदन करते हैं चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद जय भारत। ओके, धन्यवाद।